बच्चों, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की, और उस चैप्टर का नाम होगा अलजेब्रा। बहुत ही अलजेब्रा। अभी तक आपने जो डिस्कशन किया है वो आपने डिस्कशन किया है पूरी की पूरी किस पर? अर्थमेटिक पर। किस पर बात किया है? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मतलब अंकगणित पर आपने डिस्कशन किया है। अब हम बात करेंगे किस पर? बीजगणित पर। मतलब ये मैथमेटिक्स का जिस प्रकार से अर्थमेटिक एक पार्ट है, उसी प्रकार से बीजगणित भी एक पार्ट है। ये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बेसिक से हम पढ़ाएंगे, उतनी चीजें बोलेंगे जो चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अर्थमेटिक पार्ट जो हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने किसी भी ऑपरेशन मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड जैसे ऑपरेशन को जोड़ना, किसी दो वस्तुओं को घटाना, किसी एक चीज की वैल्यू मालूम हो दूसरी चीज की वैल्यू फाइंड करना, इन सारी चीजों पर हमने डिस्कशन किया है। लेकिन जो आज का टॉपिक है वो है अलजेब्रा, मतलब बीजगणित पर डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। ठीक है ना? तो आइए डिस्कशन करते हैं। ये जो भी हमने अभी तक पढ़ा था, मैंने बता दिया कि ये सब आपने अर्थमेटिक के थ्रू ब्रांच के अंडर आपने पढ़ा था। अब हम स्टडी करेंगे किसके? अलजेब्रा के ब्रांच के अंदर। अब यहां ऐसी बातें की जाएंगी कि जैसे एक ट्यूबलाइट खरीदा जा रहा है या एक मार्कर खरीदा जा रहा है 20 रुपीज में, तो नेक्स्ट 5 मार्कर या सच एज 5 मार्कर्स की वैल्यू क्या होगी? या आपसे कहा जाएगा कि 1 डजन मार्कर्स खरीदे गए 200 रुपीज में, तो कॉस्ट ऑफ 1 मार्कर की क्या होगी? मतलब जहां वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों चीजें आती हैं। अब यहां दो चीजें पढ़नी है, एक वेरिएबल और दूसरा है आपका कांस्टेंट। अब ये वेरिएबल क्या है? कांस्टेंट तो आप जानते हैं, 1 2 3 1/2 4/5, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। ये सब क्या है? कांस्टेंट। लेकिन वही वेरिएबल जब आएगा तो आप स्टडी करेंगे ए बी सी एक्स वाई जेड। मतलब क्या होगा कि आप देख रहे होंगे कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स को यूज कर रहे हैं किसके लिए? वेरिएबल के लिए। मतलब जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वेरिएबल्स उसमें श्योरली होंगे ही होंगे। श्योर। जैसे मैंने कोई पेन बना दिया, एग्जांपल लीजिए, मैंने कोई पेन बनाया। अब इस पेन के लिए मैंने कह दिया ये जो पेन का ये पोर्शन है, जो ये पोर्शन है 17 सेंटीमीटर। हमने पूछा ये कैप वाला पोर्शन कितना होगा, तो आप सपोज करेंगे x, आप कहेंगे लेट दी लेंथ ऑफ द कैप पोर्शन इज bx, तो आप कहेंगे देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ द मार्कर कितना हो जाएगा? ऑफ द मार्कर हो जाएगा 17 प्लस x। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। मतलब मेरे समझ में आया कि आप देख पा रहे हैं कि एक तो कांस्टेंट 17 है और वेरिएबल इसमें x है। यानी अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन। कोई डाउट? बातें एकदम क्लियर समझ में आ रही है मुझे लगता है, क्योंकि इससे आसान और क्या बोला जाए आपसे। इसके बाद में इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, उनको हमने बता ही दिया कि आपको कि कुछ कांस्टेंट होते हैं, जैसे ABCD 1 2 3 4 1/2 4/5 6/7 1/3 2/3, ये सब क्या है? कांस्टेंट। और वेरिएबल यहां यूज किए जाएंगे x y z। अब इनको यूज कैसे करेंगे? जैसे मैंने कह दिया कि द कास्ट ऑफ अ पेन, द कास्ट प्राइस ऑफ अ पेन। मैंने कह दिया किसी पेन की कास्ट प्राइस 10 रुपीज है, मतलब वो पेन जो है 10 रुपए में खरीदा जा रहा है। देयरफॉर फाइंड द CP ऑफ कास्ट प्राइस ऑफ किसका?
सच 12 पेन्स। अब 12 पेन का और बताना है तो आप तुरंत कहेंगे कि लेट द टोटल अमाउंट बी एक्स। अब अगर x हो जाता है तो देयरफॉर इस x इक्वल टू क्या होगा 10 रुपीज है तो 10 इंटू n। इस n की वैल्यू क्या है आपने कहा 12 पेन क्या चाहिए तो 10 इंटू 12 इक्वल टू 120 रुपीज। क्लियर? मतलब एक चीज समझ में आया कि 120 रुपीज है कितने मार्कर की वैल्यू 12 मार्कर की वैल्यू। एक मार्कर की वैल्यू 10 रुपीज है तो ऐसे ही 12 मार्कर को अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 120 रुपीज होगा। ये देखिए यहां एक स्टेटमेंट के थ्रू बताया गया, एक इक्वेशन के थ्रू बताया गया। दूसरी बात थोड़ी सी और भी जानिए। जैसे मैंने कहा दी टोटल कॉस्ट ऑफ 2 डजन बनाना इज इक्वल टू हमने कह दिया मान लीजिए 100 रुपीज। तो हमने पूछा फाइंड द कास्ट ऑफ 1 बनाना। फाइंड द कास्ट ऑफ 1 नहीं, आप 1 नहीं कहिए, आप फाइंड आउट करिए 6 बनाना। फाइंड द कास्ट ऑफ 6 बनाना। तो आपको एक बनाना का पहले मिलना चाहिए तो आप कहेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बनाना बी एक्स। ठीक है, तो देयरफॉर कास्ट ऑफ 2 डजन बनाना। अब हम जानते हैं एक चीज कि 1 डजन इक्वल टू होता है 12 पीस, 12 बनाना। तो 2 डजन मीन्स 2 इंटू 12 पीसेज आप बनाना यानी 24 बनाना, 24 पीस ऑफ बनाना। तो 2 डजन इक्वल टू 2 इंटू 12 इंटू कॉस्ट कितना है x रुपीज है तो x यानी 24x, 12 टू जा 24x। अच्छा ये 2 डजन का कॉस्ट दे भी तो रखा है 100 रुपीज, 100 रुपीज। बोलिए देयरफॉर कास्ट ऑफ बनाना इक्वल टू 100 अपॉन 24। 4 से करेंगे 4 6 जा, 4 से करेंगे 4 2 जा और 4 5 जा, 25/6 रुपीज एक एक कास्ट आएगा। लेकिन चेक करना चाहो तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 आया 10, 6 1 जा 6, 6 4 आया 40 हो जाएगा, 6 जा 36, 6 जा 36 मतलब 4.16 रुपए लगेंगे एक बनाना लेने में। बोलिए समझ में आया? अब आपको 1 बनाना की वैल्यू चाहिए था नहीं 6 बनाना की चाहिए था, ये तो 1 बनाना की प्राइस आया है। देयरफॉर यहां लिख लीजिए देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 6 बनाना। तो 6 इंटू जो कॉस्ट है 1 बनाना का ये देखिए तो ये आ जाएगा 25/6, 6 न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में यानी कि कितने रुपीज में आ जाएगा 6 बनाना चाहिए तो 25 रुपीज लगेगा। कोई डाउट? मुझे लगता है कि ये जो आपका डाउट है ये एकदम क्लियर हो रहा होगा। जो भी आपके मन में चलना चाहिए वो सारे डाउट्स यहां क्लियर हो रहे हैं। बोलिए बात एकदम समझ में आ रही है? अब हम आगे बढ़ेंगे। हम ये सारी बातें समझा चुके, अब हम एक्सरसाइज की तरफ ले चलेंगे। देखिए जितने पॉसिबल इसमें केस बन सकते थे वो मैंने बता दिया आपको कि ऐसा ऐसा होगा। सही है? तो आइए डिस्कशन करते हैं हम आगे के अपने एक्सरसाइज में। इससे ज्यादा इसमें पॉइंट में कुछ है नहीं और एक्सरसाइज में अच्छा जो कुछ भी आएगा बीच में हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है ना? आपका एक्सरसाइज है 7.1। ठीक है, इस बुक से हम पढ़ा रहे हैं, किसी भी बुक से हो, अलजेब्रा हर जगह है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो आर डी शर्मा हो, चाहे वो आर एस अग्रवाल हो, किसी भी बुक की बात करो आप। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? एक्सरसाइज 7.1 की। अगर हम 7.1 की बात कर रहे हैं तो देखिए क्वेश्चन है
द लेंथ ऑफ अ पेन, ऑफ द पेन, इस फिगर को देखिए आप, पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट को, द लेंथ ऑफ द पेन। अब उस पेन की लेंथ जो है पूछ रहा है। एक तो पेन मैं बना रहा हूं ऐसे ही, एक पेन ऐसा कुछ बना हुआ है, मान लो ये पेन है आप, और ये लेंथ दे रखा है 17 सेंटीमीटर और ये दिया है x सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द पेन इज 17 प्लस x। अच्छा, अभी हमने एग्जाम्पल भी ऐसे ही कुछ करके दिखाया था, ऐसे ही गन के लिए है, कह रहा है द लेंथ ऑफ द बैरल। अच्छा, इसमें पूछ रहा है द लेंथ ऑफ द बैरल क्या होगा। देखिए, पूरे गन की लेंथ, मान लीजिए गन है और इस पूरे गन की लेंथ कह रहा है m सेंटीमीटर है। क्या है? m सेंटीमीटर है। और जो ये जहां ट्रिगर वाला पोर्शन है, इस पोर्शन की वैल्यू कह रहा है इतना है, मान लीजिए ये कह रहा है n सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ द बैरल, ये पोर्शन कैसा है? बैरल है। ये पोर्शन क्या है? बैरल। अब देयरफॉर द लेंथ ऑफ बैरल, द लेंथ ऑफ बैरल पूछा है। अच्छा, सोच के बताओ, जब ये टोटल 10 सेंटीमीटर, सॉरी m सेंटीमीटर है और ये रिमूव करना है, मतलब इसमें से इसकी बात नहीं की जा रही, सिर्फ इतने की बात की जा रही है, मतलब ये माइनस होगा तो आप लिखेंगे m माइनस n सेंटीमीटर। बोले क्लियर? ये तो सेकेंड पार्ट था, बी पार्ट। ये पहले क्वेश्चन का ए था, ये दूसरे क्वेश्चन, पहले ही क्वेश्चन का बी पार्ट है। बोलिए, समझ में आ गया? ऐसे ही बहुत सारे दिए हैं। अब देखिए, फाइंड द कास्ट ऑफ ईच टॉफी। एक एक टॉफी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखिए, यहां 5 टॉफी, सी क्वेश्चन में इसने 5 टॉफी बनाया, 1 2 3 4 5 आप मान लीजिए, और इसकी टोटल की कास्ट दे रखा है कितना? n रुपीज। n पैसे दिया है क्या? रुपीज पैसे दिया है। अगर इसकी कास्ट n पैसे है तो ईच कास्ट सब सेम रुपीज के होंगे, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5। n इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए। अब ऐसे लिखो, लेट द कास्ट ऑफ ईच टॉफी, ईच टॉफी। अब अगर ईच टॉफी की n पैसे वैल्यू है, ध्यान से देखिए, तो अगर हम थोड़ा सा और ध्यान दें तो पता कर सकते हैं कि n इक्वल टू क्या होगा? 5 इंटू एक्स। हमने x मान लिया है ना ईच का, तो हम कहेंगे 5 इंटू एक्स इक्वल टू n। तो x इक्वल टू ईच टॉफी की वैल्यू x है, तो n बाई 5 पैसे। क्या जैसे हमने कहा था वैसे है कि अगर कितने गुना एक की वैल्यू दिया होता तो उतने गुना कर देता, मैं 5 टाइम्स कर देता, लेकिन अभी टोटल का दिया था और 5 था तो 5 से हमने डिवाइड कर दिया। यहां बात समझ में आ रही होगी, जिस तरीके से हमने पीछे पढ़ा था, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय सेम चीजें यहां डिस्कशन की जा रही है। अब हम बात करेंगे आपसे टोटल कॉस्ट ऑफ गिवन बाई टॉयज। एक कार बना हुआ है, एक कोई टॉय है और एक दूसरा टॉय है। इसका टॉय का कीमत दे रखा है ए रुपीज, इस टॉय का वैल्यू दे रखा है बी रुपीज। तो टोटल कॉस्ट ऑफ टॉय क्या हो जाएगा? ए प्लस बी रुपीज। बोले क्लियर? मतलब मेरे कहने का है कि आप ऐसे यहां जो आएगा वो कुछ ना कुछ वेरिएबल्स उसमें होंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम कुछ 2-3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। देयर आर 7 गर्ल्स स्टैंडिंग इन अ रो। किसी रो में, किसी लाइन में 7 लड़कियां खड़ी हैं। इफ एक्स रोज आर मेड, अगर कितने रो बनाए जाएं? एक्स रोज बनाए जाएं, एंड स्टिल 4 गर्ल्स आर लेफ्ट, और 4 लड़कियां क्या हो जा रही हैं? बच जाती हैं। तब भी हमारे पास 7 लड़कियां हैं इन अ रो, एक रो में, और एक्स रो बनाए जाएं, और जब एक्स रो बनाएंगे तो 4 लड़कियां बच जाएंगी। फिर क्या करें? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन टर्म ऑफ एक्स। एक्स के टर्म में नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करो, कितने होंगे? देखो, जो दे रखा है उसको आप सीधा ऐसे स्टेटमेंट में लिखो। क्या बोला है? द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ रो,
इन अ रो। कितने हैं? 7। अब देखो इधर एंड और एक चीज दे रखा है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रोज कितने दे रखे हैं? x। देयरफॉर टोटल गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 7 इंटू एक्स, यानी 7x गर्ल्स हो जाएंगी। बोलो सही है? कह रहा है जब हम टोटल गर्ल्स को बनाते हैं तो हम देखते हैं 4 गर्ल्स आर लेफ्ट, 4 लड़कियां बच जाती हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग रोज, आफ्टर कंप्लीटिंग रोज लेफ्ट गर्ल्स कितनी है? 4। देयरफॉर टोटल गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इन टोटल रोज लिखना चाहिए था, नंबर ऑफ गर्ल्स इन टोटल रोज, रोज इक्वल टू इतनी हो जाएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7x जो रो में है और जो बची हुई है 7x प्लस 4, ये आपका आंसर होगा। इसने कहा भी था कि x के टर्म में आना चाहिए, तो x है तो इस टर्म में आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, एक दो क्वेश्चन छोड़ के हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, ठीक है ना? एक दो क्वेश्चन छोड़कर हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पूर्वीज फादर इज 20 years more than twice of पूर्वीज एज। पूर्वी के पापा 20 साल बड़े हैं, 20 years more। जो पापा, पूर्वी के पापा का जो उम्र है वो पूर्वी के उम्र के 2 गुने से 20 ज्यादा है। इधर देखिए फिर से, पूर्वीज फादर इज 20 years मोर देन ट्वाइस ऑफ पूर्वीज एज। पूर्वी का जो भी उम्र है उसकी उम्र से 20 साल उसके पापा की उम्र ज्यादा है। फिर क्या कह रहा है? राइट फादर्स एज इन टर्म ऑफ पूर्वीज एज कह रहा है, और साथ में क्वेश्चन कंडीशन दे रखा है, टेक पूर्वीज एज एज y ईयर्स। अब यहां जो कहा है वो कहा है कि पूर्वी की उम्र को आपको y मानना है, तो आप मान लीजिए तुरंत, लेट दी पूर्वीज एज, पूर्वीज एज v इक्वल टू क्या हो जाएगा? y, क्योंकि दे रखा है y ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना? ATQ शॉर्ट में लिखेंगे तो आप समझेंगे। कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो पूर्वी के फादर की उम्र है वो इनसे कितना? 22 टाइम्स से 20 ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 टाइम्स ऑफ पूर्वीज एज प्लस 20, 2 टाइम्स आप लिख सकते हैं। देयरफॉर दी पूर्वीज फादर्स एज, पूर्वीज फादर एज क्या हो जाएगा? क्या कहा है? 2 टाइम्स आप पूर्वीज एज प्लस 20 ईयर्स मोर, बड़े हैं, इतना ईयर्स आएगा। यहां स्टेटमेंट जो शब्द लिखे हुए हैं यहां उन्हीं का खेल है, यहां स्टेटमेंट पे ही गेम है पूरा। पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टेटमेंट पर निर्भर करता है कि स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है, उसको ध्यान से सुनने की जरूरत है। यानी आइए एक क्वेश्चन और हम बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, 8 की बात कर लो या फिर आप 9 10 की कोई क्वेश्चन बात कर लो। चलो 10 की बात करते हैं। 2 की बात किया, 6 की बात किया, 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? देखिए, श्वेता वाज सेंड टू द मार्केट विद द सम, Shweta was sent to the market with a sum of rupees liter buying certain article। कुछ आर्टिकल को लीटर में खरीदने के लिए भेजती है। She bought article A, वो कैपिटल A आर्टिकल खरीदती है। At the rate for rupees A, A रुपीज में क्या खरीदती है? कोई आर्टिकल खरीदती है A, इस कैपिटल A। बी आर्टिकल, कैपिटल बी आर्टिकल वो बी रुपीज में खरीदती है। कैपिटल सी आर्टिकल वो सी रुपीज में खरीदते हैं। स्मॉल सी एक्सप्रेस अल्जेब्रिकली द अमाउंट रिमेनिंग विद हर आफ्टर शॉपिंग।
आफ्टर शॉपिंग उसके पास जो पैसा बचेगा उसको एक स्टेटमेंट में लिखिए। देखिए श्वेता के पास टोटल अमाउंट कितना, इसको हम आगे लगाते हैं। श्वेता के पास टोटल अमाउंट कितना है, लिख लिया आपने। श्वेता के पास टोटल अमाउंट है L रुपीज। कितना है, जब वो शॉपिंग के लिए जाती है तो श्वेता के पास कितने पैसे हैं, L रुपीज। लिखेंगे आप टोटल अमाउंट इन श्वेताज फादर, श्वेताज पॉकेट, श्वेताज पॉकेट। श्वेता के पॉकेट में टोटल अमाउंट कितना है, L रुपीज है। सी स्पेंड ऑन आर्टिकल ए इक्वल टू A रुपीज, आर्टिकल बी इक्वल टू B रुपीज, आर्टिकल सी इक्वल टू C रुपीज। ABC रुपीज उसने खर्चा किया, ए रुपीज का A आर्टिकल, B रुपीज का B आर्टिकल, C रुपीज का C आर्टिकल उसने परचेज किया। तो उसके पास कितना अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस होगा। देयरफॉर रिमेनिंग अमाउंट इन श्वेताज पॉकेट इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना है, या फिर पहले आप रिमेनिंग ना निकाल के यहां टोटल स्पेंड मनी, टोटल स्पेंडिंग अमाउंट, टोटल स्पेंड अमाउंट निकाल लो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस C रुपीज। इतना अमाउंट उसने खर्चा किया। तो रिमेनिंग अमाउंट इन श्वेताज पॉकेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल मनी माइनस स्पेंड मनी, टोटल अमाउंट माइनस स्पेंड अमाउंट, स्पेंड अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितना है, L, और L रुपीज है। स्पेंड अमाउंट कितना है, माइनस स्पेंड अमाउंट कितना है, A प्लस बी प्लस C रुपीज, और ये आ जाएगा L माइनस A, और ये जब B अप्लाई होगा तो A भी माइनस में, B भी माइनस में, C भी माइनस में, क्योंकि माइनस यहाँ आगे है तो ये अप्लाई होगा। तो A माइनस B माइनस C रुपीज, ये होगा आपका आंसर। बोलिए समझ में आ रहा है। जैसे सीधी सीधी बात है, अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे आपके पास टोटल अमाउंट मैंने मान लिया कितना है, 100 रुपीज है। आप आर्टिकल ए खरीद रहे हो 10 रुपीज का। अब यहां मैं लिख रहा हूं, एग्जाम्पल दूसरा है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। आर्टिकल ए खरीद रहा है, अब मैं इरेज, आप लिख लीजिए मैं इरेज कर दूं, ये आपका आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन, ए आर्टिकल खरीदा 10 रुपीज में, बी आर्टिकल खरीदा 25 रुपीज में, और सी आर्टिकल खरीद रहा है 40 रुपीज में। क्लियर। पूछ रहा है अब उसके पास कितना अमाउंट बचेगा, तो टोटल अमाउंट कितना है उसके पास, 100 रुपीज है, सॉरी 100 रुपीज। अच्छा पहले ये अमाउंट निकालो, टोटल इसके पास कितना खर्चा किया, 10 प्लस 25 प्लस 40 रुपीज, तो 40 20 65 प्लस 75 रुपीज वो खर्चा कर चुका है। तो 100 रुपीज में से आप ये टोटल अमाउंट कितना है, 75 रुपीज है, और जब इसमें से आप 100 रुपीज माइनस 75 रुपीज माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 25 रुपीज। मतलब उसके पास जो लेफ्ट अमाउंट होगा, जो रिमेनिंग अमाउंट होगा, वो कितना होगा, 25 रुपीज। ये क्वेश्चन मैं स्टेटमेंट में भी दे सकता हूं, या कोई भी क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। जैसे ये वैल्यू एग्जैक्ट दे देगा, यहाँ 100 रुपीज दे देगा, यहाँ आपने LABCD लिखा है, लेकिन आपको ये दिया जा सकता है इस रूप में भी, जैसे कि मैंने समझाया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10 था, क्वेश्चन नंबर 10। बात एकदम समझ में आ रही है या कोई प्रॉब्लम है, बोलिए। बात एकदम क्लियर हो रही है या कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, आपकी सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। मुझे लेकिन लगता है कि बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है, ठीक है। अच्छा, इसी में कभी कभी मैचस्टिक के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मतलब माचिस से रिलेटेड, कि मान लो आपके पास 5 तीलियां हैं, और अगर आप 2 तीली बना करके आप
या 6 तीली है मान लो, अगर आपके पास 6 तीली है, इफ यू हैव 6 नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, हाउ मेनी टी यू कैन फाउंड विद द हेल्प ऑफ ईच 2 मैचस्टिक्स। इन्होंने कहा कि आपके पास 6 माचिस की तीलियां हैं, ये क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, आपके पास कितने 6 तीलियां हैं, और इन्होंने कहा कि 2-2 तीली का यूज करके आप कितने मैचस्टिक कितने टी बना सकते हैं। तो आप तुरंत सोचिए, एक मैचस्टिक की तीली ये हो गई, दूसरा मैचस्टिक का तीली ये हो गया, तो एक टी, एक और टी, और एक और टी, मतलब 3 टी आप बना सकते हैं। मैं ये भी बोल सकता था कि कितने आप n बना सकते हो, हाउ मेनी n यू कैन फॉर्म विद द हेल्प ऑफ 6 मैचस्टिक्स। तो एक n बनाने में कितने नंबर ऑफ तीली की जरूरत पड़ेगी, मैचस्टिक की? 3, 1 2 3, और दूसरा बनाने में फिर से 3 की जरूरत पड़ेगी, तो 3 तीली, एक तीली ये, एक तीली ये, एक तीली ये, बात समझ में? तो कितने n बना सकते हो आप? 2 n बना सकते हो। कितने? 2 n बना सकते हो। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम जब बुक देख रहे हैं तो हमको दिखाई दिया कि मतलब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर 10 पर हमने डिस्कशन कर लिया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स ऑफ मैचस्टिक्स। माचिस के तीलियों का जो पैटर्न दिया है आप उसको क्या करिए, ऑब्जर्व करिए, एंड राइट द रूल्स दैट गिव द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड इन टर्म टू नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ द फिगर्स। इस फिगर में कितने की जरूरत होगी? ध्यान से देखिए, हम एक क्वेश्चन करेंगे, दूसरा आप खुद सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि इसमें मैचस्टिक जो यूज किया गया, क्वेश्चन नंबर 15 की डिस्कशन करेंगे। जैसे एक तीली ये यूज किया गया है, एक दूसरी तीली भी यूज किया गया है, एक तीसरी तीली भी यूज किया गया है, और एक अगली तीली भी यूज किया गया है, और एक ऐसा, ठीक है। दूसरा जो पैटर्न है इसी का, वो कुछ ऐसा बना है, ये। अगला जो आपका स्टेप है वो है ये, ठीक है। उसके बाद में कुछ पॉइंट्स ऐसे बने हैं, ये थोड़ा सा तेज है, ये है, उसके बाद में ये है, और एक फिगर आपको और ड्रॉ करना है। इसमें 5 मैचस्टिक्स हैं, इसमें 9 मैचस्टिक्स हैं, और इसमें 13। ध्यान से देखो, अगले फिगर में इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए कितने मैचस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, और पैटर्न को सिर्फ ये मत बताइए आप कि कितने की रिक्वायरमेंट होगी, आप बताइए क्या बनेगा। कुछ कम इनकम्प्लीट भी है, क्योंकि ये फिगर जो है इनकम्प्लीट लग रहा है, ठीक है। ऐसा है ये फिगर। अब देखिए, ये थोड़ा सा भूल गया था मैं, ये देखिए इनकम्प्लीट लग रहा है। अब इसको देखिए, आप देख रहे हैं कि पहले ऊपर एक मैचस्टिक यूज किया गया है, दोनों साइड में एक और नीचे 2, यानी 1 2 3 4 5 मैचस्टिक यूज किया गया है, माचिस की तीली यूज किया गया है। दूसरे में देखो 5 ही यूज किया गया है, 1 2 3 4 5। अगले में 1 2 3 4 और एक कॉमन है, यानी 5 और 4 9, एक कॉमन बना। इसमें भी एक कॉमन, इसमें भी एक कॉमन, इसमें भी एक कॉमन, तो अगले में कॉमन 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 बनना चाहिए। अगले में देखो यहाँ एक और होना चाहिए था, तभी ये कंप्लीट होगा। देखो, तो 1 2 3 4 5 अब कंप्लीट हो गया। इसको देखो, 1 2 3 4 कॉमन, 5 हो गया। इसमें देखो 1 2 3 4 और ये कॉमन, 5 हो गया। यानी अगला जो बनेगा 1 2 3 4 5, एक तो ये बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, ये बनेगा। अभी आपको सब समझ में आएगा। देखिए, तीसरा पैटर्न भी कंप्लीट करना है।
ये हो गया। अगला भी आपको कंप्लीट करना है, तो ध्यान से देखिए। एक बार 2 तीली ऊपर है, नीचे है, तो 2 ऊपर हो गया, तो 2 नीचे हो गया, तो फिर से 2 का ऊपर आने का नंबर आया, यानी कि 1 नीचे होना चाहिए। ये देखो, चेक करो अब कितनी तीलियां लगी हैं। अभी मैं पैटर्न को फॉलो करके भी दिखाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखो इधर 5 में हमने जब +4 किया तो ये मिल गया 9, 9 में हमने जब +4 किया तो क्या मिल गया 13, 13 में जब हम +4 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 17, यानी अगला जो स्टेप होगा ये कितना होगा 17। समझ में आ रहा है? मतलब यहां देखो आप कि पैटर्न एकदम नीचे 2, फिर नीचे 2 तो ऊपर 2, फिर 1 2 1, मतलब 2 2 2 ऊपर नीचे, फिर 2 2 2 2। जो पैटर्न है उस पैटर्न को फॉलो करना हमारा मतलब कॉन्सेप्ट है। मतलब इसमें ऐसे ही पढ़ाया जाता है। इसको हम जब हम बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा बच्चों, जब आप थोड़ा सा बड़े होंगे तो आपको रीजनिंग एक चीज बताया जाएगा। एक रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। वो ये जो तर्क शक्ति है ये वही तर्क शक्ति का क्वेश्चन है। मतलब आपको अपने माइंड से कुछ एक्स्ट्रा सोचना है और वो यूज कर देना है। कौन सा नियम मैथमेटिक्स का लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, ये आपको सोचना है। कुछ खास ही नियम इस पे काम करेगा जो नया हो सकता है। जैसे हम नहीं जानते कि 1 के बाद 2 आता है, हम जानते हैं 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 1 2 3 4 आता है, ऐसा सीरियल से आता है। लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1 के बाद 9 हो सकता है। जैसे देखो 5 के बाद 9 हो गया, 1 2 3 4 गायब है, फिर 6 7 8 गायब है, फिर 9 हो गया, 10 11 12 गायब है, 13 हो गया, 14 15 16 गायब है, 17 हो गया। बात समझ में आया? तो इस तरीके से कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। क्या कहते हैं? रीजनिंग के। ये एक्सरसाइज बच्चों आपका खत्म है। ये जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज आपका फिनिश हो गया। अब हम अगले एक्सरसाइज का भी डिस्कशन इसी में करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे जिससे ये लेक्चर ये चैप्टर ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर में हम फिनिश कर सकें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बिंदास बोल सकते हैं, बोलिए, बढ़ाया जाए या रोका जाए? चलिए ठीक है, हम यही इसको लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम सेकंड एक्सरसाइज की डिस्कशन करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद अगर आपने डेसिमल नहीं देखा है, इसका प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इस पूरे चैप्टर को यहां दिया गया है। साथ में ही क्लास का फिजिक्स का जो पार्ट है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक दिया गया है, वहां आप क्लिक करें, पूरे लेक्चर को देखें, एंजॉय करें। एक और चीज, अगर आपने अभी तक एक ऐप कौशलेंद्र पांडे एजुकेशनल एकेडमी का ऐप आपने प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड किया है तो आप प्ले स्टोर खोलें, उसमें टाइप करें कौशलेंद्र पांडे एजुकेशनल एकेडमी। आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा लोगो दिखाई देगा जो पिंक कलर में है, वो आप डाउनलोड करेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे वीडियोस, सारे पीडीएफ मटेरियल्स मिलेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।